अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपकी तैयारी भी यकीनन भरपूर चल रही होगी। मेरी दुआ है कि आप जो भी इस टेस्ट में अपेयर हो रहा है वो अल्लाह ताला उसको कामयाबी से हमकिनार करे और जो कोशिशें हम कर रहे हैं इसके लिए वो उसका हमें एक अच्छा जो है वो आगे बेनिफिट, एक अच्छा समर जो है वो हमें मिले। तो सेल के बाद हम आज अपने दूसरे टॉपिक के साथ मौजूद हैं और आज जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो सेल से ही रिलेटेड टॉपिक है और बहुत सिंपल टॉपिक है। यानी वैसे तो ये टॉपिक बड़ा है लेकिन मैंने जो है वो कोशिश की है कि आपको एक मुख्तसर वीडियो में ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो आपको समझा दूँ। तो टॉपिक हम शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है सेल डिवीज़न। तो डिवीज़न पर जाने से पहले हमें एक टर्म को जो है वो समझना होगा और ये मैं आपको बताता चलूँ कि 9th क्लास के अंदर ये जो है वो टॉपिक चैप्टर पूरा मौजूद है, चैप्टर नंबर 5। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हम वहाँ इतनी डिटेल से इन चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे, हमारे पास टाइम कम है और हमें टू द पॉइंट ही चीज़ों को लेकर चलना है। तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है सेल साइकिल। सेल साइकिल जो है वो कहा जाता है द इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव सेल डिवीजन। यानी कि सेल थ्योरी जो होती है जिसके मुताबिक जितने भी जानदार हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, यानी जितने भी जानदार हैं वो सेल से बने हैं। वो एक सेल भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसी तरीके से जो है वो सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और तीसरा जो पॉइंट है सेल थ्योरी का वो है कि न्यू सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यानी एक सवाल था बायोलॉजिस्ट के नज़दीक जिसको उन्होंने हल किया इस मामले को कि जो जानदारों में जो सेल्स हैं, वो जो सेल्स बनते हैं या जो सेल्स नए बन रहे होते हैं वो कहाँ से आते हैं, उसका क्या प्रोसेस है। तो रेडोल्फ विर्चो ने जो है ये कॉन्सेप्ट जो है वो यानी ये थर्ड पॉइंट ऐड किया था सेल थ्योरी में और उसने इस कॉन्सेप्ट की तरफ तवज्जो दिलाई, सेल डिवीज़न की तरफ। तो उसने कहा था कि न्यू सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी जो हमारी बॉडी में या किसी जानदार की बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो पहले से मौजूद सेल्स ही की डिवीज़न की वजह से नए सेल्स बनते हैं। तो सेल साइकिल इसी को कहा जाता है कि एक सेल जो है वो जब डिवाइड होता है और डिवाइड होने के बाद वो ग्रो अप कर लेता है और अगेन जब वो डिवाइड होगा तो एक डिवीज़न जिसमें वो पैदा हुआ और एक वो डिवीज़न जिसमें वो खुद आगे चलकर नए सेल बनाएगा। तो इन दो डिवीज़न के दरमियान जो इंटरवेल है, यानी जो वक्फा है, जो टाइम पीरियड है, उस पूरे टाइम पीरियड को सेल साइकिल कहा जाता है। यहाँ एक डायग्राम की मदद से मैं जो है वो आपको इस पूरे प्रोसेस को जो है वो शॉर्टली जो है वो समझा देता हूँ कि फ़र्ज़ कीजिए कि ये एक न्यूली जो है वो प्रोड्यूस सेल है। ये एक सेल जो प्रोड्यूस हुआ, ठीक है जी। कैसे हुआ? प्री एग्जिस्टिंग सेल से, यानी कि पहले से मौजूद किसी सेल्स की डिवीज़न की वजह से ये सेल वजूद में आया, पैदा हुआ, प्रोड्यूस हुआ। तो ये सेल जो है वो सबसे पहले जो है वो ग्रो करेगा, यानी कि अपने साइज़ में जो है वो इंक्रीज़ होगा। तो यानी एक सेल जब पैदा होता है उसके बाद से और जब तक वो ग्रो करता है तो इसको हम कहते हैं G1 फेज़। G1 फेज़ यानी कि ग्रोथ 1, यानी जिसमें सेल जो है वो अपने साइज़ में इंक्रीज़ होगा, अपने वॉल्यूम में इंक्रीज़ होगा और वो ग्रो करेगा। इसको हम G1 जो है वो फेज़ कहते हैं। देन आप देख सकते हैं कि अब ये सेल जो एक बड़ा हो चुका है, यानी कि ग्रो कर लिया है। तो यहाँ आपको रेड कलर से अंदर जो क्रॉस नज़र आ रहा है, बेसिकली तौर पर ये एक मैंने मेंशन किया है क्रोमोसोम्स को। तो क्रोमोसोम का मैं स्ट्रक्चर आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसमें एक सेंट्रल मॉलिक्यूल होता है और उसके साथ एसोसिएटेड आर्म्स यानी कि क्रोमेटिड्स होते हैं, इस तरह से जो आपको नज़र आएंगे। तो ये क्रोमोसोम ही मैंने मेंशन किए हुए हैं। तो अब देखें कि अब एक सेल जब ग्रो कर लेता है, अपने वॉल्यूम में इंक्रीज़ हो जाता है, तो फिर वो क्या करेगा? अब वो मेटाबॉलिकली तौर पर एक्टिव हो जाएगा। मेटाबॉलिक तौर पर एक्टिव होगा, यानी हर सेल का कोई ना कोई हमारी बॉडी में काम है, टास्क है, फंक्शन है। जैसे रेड ब्लड सेल्स हैं, उनका काम गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना है। इसी तरीके से जो हमारे जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक के जो सेल्स हैं उनका काम डाइजेशन करना है। तो हर सेल का कोई ना कोई
फंक्शन है। तो ये सेल जब ग्रो कर लेगा तो ग्रो करने के बाद ये अपने उस प्रोसेस को यानी कि करना शुरू करेगा, अपने फंक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद क्या होगा कि जब एक सेल अपने जो है वो ग्रोथ फेज से यानी कि गुजरता है और अपने फंक्शंस को एग्जीक्यूट करता है, तो एक वक्त ऐसा आता है कि उसने फिर जो है वो आगे डिवाइड होना होता है, यानी कि उसने अपने जैसे नए सेल्स जो है वो प्रोड्यूस करने होते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह से हम देखते हैं कि एक बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले तो वो ग्रो करता है और जाहिर सी बात है कि बचपन खेल कूद में गुजरता है। ग्रो करने के बाद उसने आगे पढ़ना है, कोई हुनर सीखना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो वो एक वक्त बाद जाकर जो है वो अपने उस टास्क को परफॉर्म करना शुरू करेगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से एक सेल जब प्रोड्यूस होता है तो सबसे पहले वो ग्रोथ फेज से गुजरता है और ग्रोथ फेज से गुजरने के बाद जब वो मेच्योर होता है तो फिर वो अपने फंक्शंस परफॉर्म करता है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जब हम एज अ ह्यूमन, जब एक बच्चा बड़ा हो गया है, वो फॉर एग्जांपल डॉक्टर बन गया है, वो इंजीनियर बन गया है या वो लॉयर बन गया है, तो फिर एक शादी का मरहला होता है और उसके बाद फिर वो अपनी नस्ल की अफजाइश करता है। बिल्कुल इसी तरीके से एक सेल जब अपने फंक्शंस को एग्जीक्यूट करता है और वो अपनी एक मेच्योर एज तक वो पहुंच जाता है, देन फिर वो तैयारी करता है कि अब वो आगे चलकर जो है वो डिवाइड होगा। तो जब वो डिवाइड होने के लिए रेडी होता है और उस तैयारी को शुरू करता है तो उसको हम कहते हैं एस फेस। उसको हम एस फेस कहते हैं। एस स्टैंड फॉर सिंथेसिस फेस। सिंथेसिस फेस, ठीक है जी, तैयारी किसी चीज़ की प्रिपरेशन। तो सिंथेसिस फेज में क्या होगा, आप देखें यहाँ पर एक क्रोमोसोम आपको नज़र आ रहा है। एस फेज से गुजरने के बाद सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स हो गए, 2 क्रोमोसोम हो गए। मीन्स के एस फेज के अंदर सेल अपने जेनेटिक मटेरियल जो भी होता है, डीएनए जो क्रोमोसोम्स होते हैं, उनकी एक डुप्लीकेट कॉपी तैयार करता है, यानी कि उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी जो है वो तैयार करता है। इसको हम एस फेज कहते हैं। एस फेज से गुजरने के बाद वो एंटर होता है G2 फेज में। G2 फेज में यानी कि अब जेनेटिक मटेरियल तो उसने अपना तैयार कर लिया, यानी उसकी एग्जैक्ट डुप्लीकेट कॉपी तैयार कर ली है। अब जो बाकी दूसरे स्ट्रक्चर्स सेल के अंदर होते हैं, ठीक है जी, उनकी जो है वो तैयारी का मरहला शुरू होता है। जैसे सेल डिवीजन के लिए एक स्ट्रक्चर सेंट्रियोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेंट्रियोल ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। तो इनकी जो है वो डुप्लीकेट कॉपी तैयार होगी और इस तरह से मज़ीद जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं एक सेल डिवीजन के प्रोसेस में, ये जो है वो इसमें जो है वो चला जाएगा और G2 फेज़ में ये सारी प्रिपरेशन चल रही होती है। देन उसके बाद शुरू हो जाता है एम फेज़। उसके बाद शुरू हो जाता है एम फेज़। एम फेज़ का मतलब होता है डिवीजन, यानी कि ये माइटोसिस या मियोसिस, जो 2 टाइप हैं सेल के डिवाइड होने की, उनमें से किसी एक टाइप के ज़रिए ये डिवाइड होगा, या तो माइटोसिस के ज़रिए या फिर मियोसिस के ज़रिए, इसीलिए इसको एम फेज़ कहते हैं। तो आपने देखा कि ये सेल जब रेडी हो गया तो इसने डिवाइड हुआ और डिवाइड होकर 2 नए सेल बने एंड देन फिर ये साइकिल दोबारा इसी तरीके से चलता रहेगा। इसको कहा जाता है सेल साइकिल। अब हम आ जाते हैं कि कोई भी सेल जो होता है तो वो सेल जो है वो डिवाइड होने की 2 टाइप्स होती हैं, यानी कि वो 2 प्रोसेस से डिवाइड होता है। एक हमारे पास जो डिवीज़न होती है उसको कहा जाता है माइटोसिस, और दूसरी हमारे पास जो सेल डिवीज़न होती है उसको कहा जाता है मियोसिस। उसको कहा जाता है मियोसिस। तो हम माइटोसिस और मियोसिस दोनों को जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, मैंने आपको पॉइंट्स की सूरत में यहाँ पर लिख दिए हैं, इसलिए डिफ्रेंशिएट भी आप कर सकते हैं और ये पूरा प्रोसेस भी जो है वो समझ सकते हैं। डायग्राम की हमें इसमें ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप सेल साइकिल वाली डायग्राम को कॉपी कर चुके हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, तो अब मैं ये डायग्राम जो है वो रिमूव करके और नई डायग्राम के ज़रिए हम माइटोसिस के प्रोसेस को समझना शुरू करेंगे। चलिए, तो माइटोसिस क्या होती है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जो है वो समझते हैं। माइटोसिस जो होती है इसको आमतौर पर इक्वेटोरियल सेल डिवीज़न कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इक्वेटोरियल सेल डिवीज़न या इक्वल सेल डिवीज़न। ठीक है जी, क्यों इसको इक्वेटोरियल या इक्वल सेल डिवीज़न कहा जाता है,
तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 जो आपको नज़र आ रहा है, इसमें आप देखिए कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स सेम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स सेम। ठीक है जी। फर्ज कीजिए ये एक सेल है और इसने डिवाइड होना है और इसके अंदर ये एक क्रोमोसोम मौजूद है। ये सेल जो डिवाइड होगा इसको हम नाम देते हैं पेरेंट सेल का, दिस इज़ पेरेंट सेल। और ये जब डिवाइड होगा तो डिवाइड होने के बाद जब ये न्यू सेल्स बनाएगा, जब ये न्यू सेल्स बनाएगा तो जो नए सेल्स बनेंगे उनको हम नाम देते हैं डॉटर सेल्स, उनको हम नाम देते हैं डॉटर सेल्स। ठीक है जी। और इसमें हम देखेंगे कि हर एक सेल में जो इससे बने हैं उन सब के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे। यानी यहाँ पेरेंट सेल में कितने क्रोमोसोम थे, फॉर एग्जांपल 1 क्रोमोसोम था। तो डॉटर सेल 2 बने, इस सेल में कितने क्रोमोसोम है, इसमें भी 1 है, इसमें कितने हैं, इसमें भी 1 ही क्रोमोसोम है। इसलिए ही हम इसको इक्वेटोरियल सेल डिवीज़न कहते हैं और इसको सिंपल सेल डिवीज़न भी कहा जाता है, इसको सिंपल सेल डिवीज़न भी कहा जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट नंबर 2 है उसमें बताया जा रहा है कि अकर्स इन सोमेटिक सेल। सोमेटिक सेल, सोमेटिक का मतलब होता है, ग्रीक वर्ड है सोमा, जिसका मतलब होता है बॉडी, इसका मतलब है बॉडी। यानी आपकी या किसी भी जानदार की जो ओवरऑल बॉडी के अंदर सेल्स हैं उन सब के अंदर ही जो डिवीज़न होती है वो जो है वो यानी कि माइटोसिस होती है। यानी बॉडी के हर तरह का सेल्स के अंदर ये डिवीज़न होती है। सोमेटिक सेल्स बॉडी सेल्स को कहा जाता है। यानी जनरली तौर पर हर एक सेल के अंदर जो है वो माइटोसिस होती है, यानी ओवरऑल जितने भी सेल्स हैं सबके अंदर माइटोसिस होगी। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 3 में आपको बता चुका हूँ कि इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहेंगे, हमेशा सेम रहेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट है जो आपने जहन में रखना है एमसीक्यूज़ के हवाले से, कि ये वो सेल डिवीज़न है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहेगा, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेगा। किस हिसाब से सेम रहेगा, मीन्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन पेरेंट सेल्स एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन डॉटर सेल्स ऑलवेज रिमेन्स सेम। ये हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है जी। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हम देखते हैं कि माइटोसिस रिस्पॉन्सिबल होती है ग्रोथ के लिए और रिपेयरिंग के लिए, ग्रोथ के लिए और रिपेयरिंग के लिए। फॉर एग्जांपल किसी भी जो है वो सीड से फ़र्ज़ कीजिए एक प्लांट निकलता है, तो आप देखते हैं कि वो वक्त के साथ साथ बड़ा होता रहता है, उसमें लीव्स आते हैं, फिर वो और बड़ा होगा। इस तरह से जब तक वो ग्रो करता रहेगा तो इसका मतलब है ग्रोथ। इसी तरीके से हम ह्यूमन या एनिमल की भी देखते हैं कि ग्रोथ जो हो रही होती है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने साइज़ में इंक्रीज़ हो रहा होता है, तो ग्रोथ जो होती है तो उसमें माइटोसिस हो रही होती है, यानी कि नंबर ऑफ़ सेल्स प्रोड्यूस होते रहते हैं और नंबर ऑफ़ सेल्स के प्रोड्यूस होने की वजह से एक ऑर्गेनिज्म अपने साइज़ में, अपनी लेंथ में, अपनी गिर्थ में, अपने वॉल्यूम में इंक्रीज़ होता रहता है। तो ये ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। सेकेंडली ये रेस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, ये रेस्पॉन्सिबल होती है रिपेयरिंग के लिए। रिपेयरिंग का मतलब ये है कि डेली बेसिस पर हमारे बहुत सारे सेल्स जो हैं अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हुए, एग्जीक्यूट करते हुए जो है वो डैमेज हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो उनकी जगह जो है वो न्यू सेल्स आ जाते हैं। ठीक है जी। या जो सेल्स डैमेज हो रहे होते हैं उनकी रिपेयरिंग होती है, यानी उनको दुरुस्त किया जाता है, उनको ठीक किया जाता है। तो रिपेयरिंग, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई चोट लगी, कोई स्किन पर कोई कट लगा, तो आप देखते हैं कि कुछ वक्त बाद उधर अगेन स्किन आ जाती है, एक स्कार जो है वो वहाँ पर आ जाता है। तो ये कहलाता है रिपेयरिंग। हीलिंग ऑफ वाउंड्स वगैरह जो इसके अंदर हैं, ज़ख्मों का भरना, ठीक है जी, ये सब रिपेयरिंग है और ये रिपेयरिंग के अंदर माइटोसिस ही इन्वॉल्व होती है। सेकेंडली इसके बाद हमने देखा कि ये 2 चीज़ों में रिस्पॉन्सिबल है, 2 चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट है, ग्रोथ, इसकी सिग्निफिकेंस ग्रोथ और रिपेयर। देन इसके बाद हम आ जाते हैं अपने सेकंड लास्ट पॉइंट पर, जिसमें कहा जा रहा है कि ईच पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स, 2 डॉटर सेल्स। इसमें से हर एक पेरेंट सेल मोस्टली तौर पर, यानी आम तौर पर एक सिंपल डिवीज़न जब होगी, एक दफ़ा माइटोसिस होगी, तो एक पेरेंट सेल कितने सेल बनाएगा, वो 2 डॉटर सेल बनाएगा। कितने सेल बनाएगा, 2। जैसे यहाँ आपको नज़र आ रहा है, एक सेल था और इसने डिवाइड होकर कितने न्यू सेल्स बनाए, 2 डॉटर सेल्स बनाए। ठीक है जी। तो ये एक सेल डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स बनाएगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जहन में रखिए। इसी तरीके से लास्ट पॉइंट है हमारे पास
कि इसमें जो डॉटर सेल्स होंगे यानी जो नए सेल्स बनेंगे वो जेनेटिकली एग्जैक्ट कॉपी होंगे किसके, पेरेंट्स के। तो जेनेटिकली एग्जैक्ट का मतलब है हमने देखा कि यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी अमाउंट ऑफ डीएनए कैसा है, सेम है। इसमें एक क्रोमोसोम है तो नए बनने वाले सेल्स में भी कितने क्रोमोसोम आए, एक एक ही क्रोमोसोम आया। या फ़र्ज़ कीजिए अगर ह्यूमन का ये सेल है तो हमें पता है ह्यूमन के एक सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो इस सेल से जो नए दो सेल्स बनेंगे उन दोनों में कितने क्रोमोसोम आएंगे, 46 क्रोमोसोम आएंगे। तो जेनेटिकली सेल कैसे हुए, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी हुए। ठीक है जी, यानी कि एग्जैक्ट कॉपी होने का मतलब यह है कि पेरेंट सेल और डॉटर सेल में कोई डिफरेंस नहीं होता, वो अपने फंक्शंस के लिहाज से, अपने स्ट्रक्चर के लिहाज से और जेनेटिकली बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी जो एवरेज लाइफ होती है वो 115 टू 120 डेज़ होती है। तो मेरा सवाल है कि क्या 115-120 डेज़ बाद आपकी बॉडी से रेड ब्लड सेल्स ख़त्म हो जाते हैं? नहीं, हम देखते हैं कि ब्लड तो ख़त्म नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। तो जो नए रेड ब्लड सेल्स बन रहे हैं वो जाहिर सी बात है एक रेड ब्लड सेल से जो सेल बनेगा वो नया रेड ब्लड सेल ही बनेगा। तो एग्जैक्ट सेल ही बनते हैं तो वो एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। तो ये सिंपल माइटोसिस डिवीजन की वजह से ही होता है। ठीक है जी, तो ये जो है वो आपने पूरे माइटोसिस को जो है वो समझा, चंद पॉइंट्स की मदद से हमने इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट डिवीज़न है, नेक्स्ट हमारे पास जो डिवीज़न है वो है मियोसिस। तो मियोसिस के लिए अगेन मुझे जाहिर सी बात है थोड़ा सा आपको डायग्राम की मदद से भी समझाना पड़ेगा। तो आप जो है वो इस माइटोसिस के हवाले से जो मैंने डायग्राम ड्रा की है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट कर लें। देन मैं इस डायग्राम को भी रिमूव करूँगा ताकि हम मियोसिस को जो है वो डायग्राम की मदद से इस कॉन्सेप्ट को समझ सकें। जी, तो नेक्स्ट अब हम समझते हैं मियोसिस को, कि मियोसिस जो सेल डिवीज़न है वो क्या होती है। तो सबसे पहले डेफिनेशन में ही मैं आपको बता दूं, मियोसिस कहलाती है रिडक्शन सेल डिवीज़न। क्या कहलाती है ये रिडक्शन सेल डिवीज़न कहलाती है। जिस तरह से इसको इक्वाटोरियल या सिंपल डिवीज़न कहा जाता है, इसको कहा जाता है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है तखफीफ, यानी किसी चीज़ में कमी करना, कम हो जाना। ठीक है जी, तो कमी इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कम हो जाएंगे। ठीक है जी, वो मैं आपको अभी नेक्स्ट पॉइंट पर जो है वो समझाता हूँ कि वो किस तरह से कम होंगे। तो पहले तो आप याद रख लीजिए कि मियोसिस का जो दूसरा नाम है वो रिडक्शन सेल डिवीज़न है। क्या है? रिडक्शन सेल डिवीज़न। सेकंड हमारे पास जो पॉइंट है वो है अकर्स इन, यानी ये होती कहाँ पर है, तो ये होती है जर्म सेल्स में। ये किस में होती है? जिस तरह से यहाँ हमने पढ़ा कि ये सोमेटिक सेल यानी ओवरऑल तमाम बॉडी सेल्स में होती है। जर्म सेल्स, याद रखें कि जब हम वर्ड जर्म सेल यूज़ करते हैं तो जर्म सेल से मुराद होती है हमारी वो सेल्स जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, यानी वो सेल्स जो रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल स्पर्म है या ओवम है, ये रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, इनको हम जर्म सेल कहते हैं। तो जर्म सेल जो बनते हैं यानी रिप्रोडक्टिव सेल, स्पर्म या ओवम जो बनेगा वो हमेशा मियोसिस के ज़रिए बनेगा। ठीक है जी, ये पॉइंट आपने लाजमी जो है वो जहन में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मियोसिस जो है वो हमेशा किस में होगी, वो जर्म सेल जो बनेगा, जर्म सेल की जो प्रोडक्शन होगी वो मियोसिस सेल डिवीज़न के ज़रिए होगी। ठीक है जी, अब आ जाते हैं हम, क्योंकि हमने अभी ऊपर पहले पॉइंट में पढ़ा कि ये रिडक्शन डिवीज़न है। रिडक्शन इसको क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज थर्ड पॉइंट में इस पर हमें एक्सप्लेनेशन मिलती है कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे? वो हाफ हो जाएंगे। ठीक है जी, अगेन इसको हम समझते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए ये एक पेरेंट सेल है, ठीक है जी, और इस पेरेंट सेल में हमारे पास दो क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है जी, इस पेरेंट सेल में हमारे पास कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं? 2 क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है जी, अब ये पेरेंट सेल है, जब ये डिवाइड होगा, ठीक है जी, जब ये डिवाइड होगा तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो रिड्यूस टू हाफ, यानी डॉटर सेल में इसके मुकाबले में तादाद कितनी रह जाएगी? हाफ। तो 2 का हाफ कितना होता है? 2 का हाफ होता है 1। यानी जो नए बनने वाले सेल्स होंगे, डॉटर सेल्स होंगे, उसमें क्रोमोसोम सिर्फ
एक होगा, दो नहीं होंगे। इसीलिए इस सेल डिवीज़न को हम क्या कहते हैं, इसको हम रिडक्शन सेल डिवीज़न कहते हैं, इसको हम रिडक्शन सेल डिवीज़न कहते हैं। और वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम को रिड्यूस कर देगा हाफ में। ठीक है जी। फंक्शन इसका क्या है, जैसे मैंने अभी बताया था कि रेस्पॉन्सिबल है, जिस तरह से ये ग्रोथ और रिपेयरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है माइटोसिस, इसी तरीके से जो मियोसिस है वो रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, वो रिस्पॉन्सिबल होती है गैमेट फॉर्मेशन के लिए, गैमेट की प्रोडक्शन के लिए। गैमेट अगेन रिप्रोडक्टिव सेल्स को कहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेल में स्पर्म और फीमेल में एग या ओवम, ये रिप्रोडक्टिव सेल हैं। तो ये जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम गैमेट कहेंगे। और गैमेट जो है वो बनता है हमेशा मियोसिस के ज़रिए। ठीक है जी। देन ईच पेरेंट सेल, इसमें जो एक पेरेंट सेल है वो डिवाइड होकर कितने सेल बनाएगा, 4 डॉटर सेल्स बनाएगा। ये अगेन आपको डिफरेंस पता चला। यहाँ हमने देखा कि कितने सेल्स बनते हैं माइटोसिस में, यहाँ एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, लेकिन यहाँ एक पेरेंट सेल से कितने सेल बनेंगे, 4 डॉटर सेल बनेंगे। ठीक है जी। तो डायग्राम की मदद से हम इसको देखते हैं कि ये पहले 2 सेल बनेंगे, एंड फिर मज़ीद हर सेल अगेन डिवाइड होगा और 2 सेल बनाएगा। तो इस तरह से रिजल्टेंट जो हमारे पास डॉटर सेल्स होंगे वो 4 डॉटर सेल्स होंगे। कितने सेल्स होंगे, वो 4 डॉटर सेल्स होंगे। ठीक है जी। और जब हम इनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देखेंगे तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे पास हमारे पास हर डॉटर सेल में एक होगा। यहाँ पर 2 हैं, ये पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल में 2 क्रोमोसोम है, और ये सब डॉटर सेल्स हैं। तो डॉटर सेल्स में हर एक सेल में आप देखें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना है, 1 है। यानी फ़र्ज़ कीजिए ह्यूमन के हर सेल में 46 क्रोमोसोम हैं। तो ह्यूमन के अंदर जो स्पर्म या ओवम बनेगा तो स्पर्म में 46 का हाफ कितना होगा, 23 होगा। तो स्पर्म में भी 23 होंगे और ओवम में भी 23 होंगे। और जैसे आपको पता है कि स्पर्म और ओवम ही मिलकर जायगोट बनाते हैं, यानी कि नया जानदार इसी तरीके से बनता है। तो स्पर्म में जैसे मैंने आपको बताया कि 23 होंगे और ओवम में भी 23 होंगे। तो इनको आप प्लस करेंगे तो ये दोबारा कितने हो जाएंगे, 46। ठीक है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इस तरह से रेस्टोर भी हो जाएगा। तो इसलिए इसको रिडक्शन डिवीजन कहते हैं कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। और एक सेल फाइनली जो रिजल्टेंट डॉटर सेल्स होंगे उसमें एक सेल से कितने, 4 सेल बनेंगे। दूसरा, डॉटर सेल्स जो होंगे वो जेनेटिकली डिफरेंट है पेरेंट सेल से। जिस तरह से यहाँ हमने देखा कि वो एग्जैक्ट कॉपी थे, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे थे, एग्जैक्ट सेम। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक दूसरे से डिफरेंट है। यहाँ 2 क्रोमोसोम्स हैं, या ह्यूमन में अगर हम बात कर रहे हैं 46 क्रोमोसोम है। तो जो रिजल्टेंट डॉटर सेल्स हैं उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होगा, यानी 46 का हाफ 23। तो वो जेनेटिकली क्या हो जाएंगे, डिफरेंट होंगे। और जेनेटिकली डिफरेंट होने की वजह से उनके अंदर एक वेरिएशन, एक चेंज जो है वो आ जाएगा। तो इस तरह से जो है ये सेल डिवीज़न जो है वो होती है, माइटोसिस और मियोसिस। और वहाँ पर हमने देखा कि इन दोनों का हमने डिफरेंस भी समझा, और साथ साथ जो इसमें इम्पोर्टेंट की वर्ड, की पॉइंट थे जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी, वो भी आपने ध्यान में रखना है। अगेन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो है वो डिफ्रेंशिएट अगर आप करेंगे तो वो भी पॉइंट्स की शक्ल में बड़ा आसान है। ये इक्वटोरियल डिवीज़न है, ये रिडक्शन डिवीज़न है। ये सोमेटिक सेल में होती है, ये जर्म सेल में होती है। इसमें क्रोमोसोम सेम रहेगा, इसमें क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे। ये ग्रोथ और रिपेयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये गैमेट्स की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसमें एक सेल से 2 डॉटर सेल्स बनेंगे, इसमें एक सेल से 4 डॉटर सेल्स बनेंगे। इसमें डॉटर सेल्स और पेरेंट सेल एग्जैक्ट कॉपी होंगे, जबकि इसमें डॉटर और पेरेंट जेनेटिकली एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। ठीक है जी, ये हमारा टॉपिक था सेल डिवीज़न, जो हमने बहुत एक बड़े चैप्टर को बिल्कुल कंसाइज करके इजीली तौर पर जो है वो यहाँ पर समझने की कोशिश की। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी बेल आइकन को क्लिक करके जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तैयारी करते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाअल्लाह ताला हम हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।